आयोजन करना कितनी मुश्किलों के बाद पूरा किया गया है, क्योंकि वहां पर पहले 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जिस तरह से रोज ही करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में वहां की व्यवस्थाओं को बनाए रखना और एक सफल कार्यक्रम का आयोजन करना, ये न केवल सरकार बल्कि हर आम व्यक्ति का भी एक कर्तव्य था और वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। अशोक जी, आपसे शुरू करूंगी। चूंकि आप खुद वहां पर होकर आए हैं, ऐसे में आपने भी देखा है किस तरह से रोज वहां पर आस्था की डुबकियां लग रही है, बड़ी संख्या में वहां पर भक्तगण पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको, ब्रांड यूपी का डंका जो है वो बज चुका है पूरे विश्व भर में? बिल्कुल, ब्रांड यूपी का डंका बज चुका है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और मौनी अमावस्या को तो मतलब वहां तिल की भी जगह नहीं थी, तिल रखने की भी जगह नहीं थी, ऐसा महाकुंभ वहां लगा हुआ है। और वहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड से वहाँ पर लोग आ रहे हैं माँ गंगा में और संगम में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है वह बहुत ही अच्छी, और क्षेत्र भी बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, पर फिर भी वहाँ पर जो व्यवस्था है वो इतनी संख्या पहुँच गई है कि व्यवस्थाएं वहाँ की चरमरा गई थी। और अब बाद के जो स्नान हुए हैं उसमें अब प्रशासन और सतर्क हो गया है, और इसीलिए अभी 1-2 दिन पहले पेपरों में आ रहा था कि जाम लग गया है। तो वो इसलिए जाम लगा है कि 50-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोक दिया गया है, ताकि वहाँ किसी अप्रिय स्थिति न बने। भले ही लोग गाड़ी में बैठे रहे और धीरे धीरे उनको 1-2 दिन बाद स्नान हो जाए, दर्शन हो जाए, इसके लिए वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। आप जादवन जी, आप खुद ट्रैवल एजेंट चेयरमैन हैं, ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि वहां पर हर दिन करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में किस तरह से वहां की व्यवस्थाओं को ट्रैवल के तौर पर बनाए रखने की जरूरत थी, क्या वो पूरी होती नजर आई है? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आप सभी को और उससे पहले महाकाल को नमन करना चाहूँगा। जय श्री महाकाल। मैं, जैसा मैडम ने बताया कि मैं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमपीसीजी का चेयरमैन हूँ, और हम लोग कंटिन्यूस जो है जो कुंभ लगा है उसके टच में हैं। हम लोग हमारे पैसेंजर्स भी भेज रहे हैं, और अभी तक मैं आपको बता दूं किसी भी तरह से, अभी कल भी एक पैसेंजर वहां पहुंचे थे लास्ट मिनट की, मुझे होटल्स चाहिए ये चाहिए, तो कोई समस्या ऐसी आई नहीं है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की है ट्रैवल के लिए, मुख्य रूप से कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पर रहना और खाना पीना और घूमने की प्रॉपर व्यवस्था है, तो वो पूरी तरह से जो हमारी यूपी गवर्नमेंट ने व्यवस्थित की है, और बहुत अच्छी सुचारू तरह से, और मैं कहूँगा एक बहुत सक्सेसफुल शो जा रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड इट इज़ गोइंग गुड। आप जैसे कि बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत होती है, तो मैं खुद भी वहाँ पर होकर आई हूँ। खैर, ये तो मैंने भी देखा था कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है ताकि कोई भी आने वाले भक्त को परेशानी ना हो। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से कितने भक्त वहाँ पर पहुँच चुके हैं? चूँकि हर दिन न केवल इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ से भी लगातार लोगों का वहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। देखिए, देश भर और देश की बात करें, हम इंटरनेशनली भी हमारे कई पैसेंजर्स हैं, और हमारे नहीं भी हैं, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि वहाँ पे विदेशियों का भी जमावड़ा काफ़ी बड़ा है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ से स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं जो कि यात्रियों को कुंभ में लेके जा रही हैं, वो भी पूरी चौको ब्लॉक है। और इनफैक्ट बसेस हैं, लोग अपने खुद के, जिनका कुछ नहीं हो पा रहा है वो अपने खुद के साधनों से भी वहाँ जा रहे हैं, और बहुत ही मतलब लाखों और मैं सोचता हूँ करोड़ों टच कर रहा है एमपीसीजी के यात्री जो वहाँ पर जा रहे हैं। ये सिर्फ, जैसे अभी मैं पिछले सेशंस में भी देखा कि अब जो कुंभ है ये ऐसा नहीं है कि जो धार्मिक लोग, या ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग लोग या जो आस्तिक हैं वो ही जाते हैं। अब ये एक तरह से रिलीजियस टूरिज़्म, जो आज की जो मोदी जी का प्रयास रहा है और जो उनके प्रयासों से रिलीजियस टूरिज़्म ग्रो कर रहा है, आज हम उज्जैन में भी देखते हैं। तो ये जो कुंभ है ये एक प्रोडक्ट हो गया है, टूरिज़्म का प्रोडक्ट हो गया है, और लोग ना केवल श्रद्धा से बल्कि इसको देखने, इसको फील करने और समझने के लिए भी जा रहे हैं। बड़े बड़े जो संत हैं वहाँ पर, वो संतों से मिलना, मतलब वो भी एक तरह से ये कहें कि स्टडी करना, एक्सप्लोर करना, तो उसके लिए भी टूरिस्ट जा रहा है। तो संख्या तो करोड़ों में टच हो रही है। ऐसा कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म वहां पर बढ़ा है।
जी बिल्कुल, स्पिरिचुअल टूरिज्म है और ये हमारी सरकार की जो प्रयास हैं, जो टूरिज्म वो कंटिन्यूस जो लगे रहे हैं कि रिलीजियस टूरिज्म, तो उसका एक बहुत अच्छा और बहुत व्यवस्थित उदाहरण है और इसको पूरे वर्ल्ड से लोग आकर्षित हो रहे हैं। पंडित गौरव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आप खुद यहाँ शिप्रा घाट की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, चाहे आम दिनों की बात हो या फिर सिंहस्थ की बात हो, ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं संगम पर जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है? 45 घाटों की वहां पर व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर कोई भक्त जो है वो सेफ्टी के साथ वहां पर जो आस्था की डुबकी है वो लगा सके और हर जो भक्त वहां पर पहुंच रहा है उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सबसे पहले तो मैं IBC 24 के सभी दर्शकों को और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज जो संगम पे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि पूरी दुनिया की दृष्टि हमारे भारत पर है, तो उसके संबंध में आपने यहाँ से जो चर्चा प्रारंभ की है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति तो इतनी प्राचीन और इतनी विशाल है कि इसके लिए किसी को निमंत्रण देने की इसकी आवश्यकता नहीं है। हमने प्राचीन काल में देखा, ये एक बार का एक किस्सा है कि जब मुगल शासन था या अंग्रेजों का शासन रहा, उस समय जब कुंभ का पर्व आया तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन इस स्थान पर एकत्र हुए। तो अंग्रेज शासक जो थे उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतने लोग एकत्रित क्यों हुए हैं, इसकी हमको तो सूचना ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये सनातन धर्म का सबसे विशाल मेला है, इसके लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। ये तो व्यक्ति की अंतरात्मा से उसकी श्रद्धा होती तो वो यहाँ पर कुंभ का स्नान करने आया है। तो उसी परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए आज हमारे यहाँ पर जो कुंभ मेला चल रहा है, तो करोड़ों की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु जा रहे हैं और सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। और साथ में हमारी जो सनातन धर्म होती है उसकी एक विशेषता होती है। हमारे यहाँ कोई भी उत्सव होता है, आयोजन होता है, अनुष्ठान होता है, उसमें 3 चीज़ें मुख्य होती है। सबसे पहले संस्कार, उसके बाद संगठन और उसके बाद सहयोग। तो इन तीनों का सम्मिश्रण हमको कुंभ में देखने को मिल रहा है। कुछ समस्याएं वहां पर आई है पर वो एक प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसको नहीं देखते हुए आज वहां पर जो श्रद्धालु जा रहे हैं, कितने लोग वहां के बाद यहाँ उज्जैन भी आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा संदेश लेकर के वो यहाँ पर आ रहे हैं। वहां पर उन्होंने स्नान किया, हमारे परिवार के भी लोग वहां पर गए, तो उन्होंने जब बताया कि हम वहां से सकुशल होकर के आए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो इसके लिए हम बहुत साधुवाद देते हैं। और आगामी 2028 में जब उज्जैन में यह कुंभ होगा तो प्रशासन ने अपने स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अभी से प्रारंभ कर दी है, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में कुंभ का स्नान करेंगे और बहुत अच्छा संदेश लेकर के जाएंगे। जी बिल्कुल, तो यही संदेश महाकुंभ 2025 में भी हमें देखने को मिल रहा है और 2028 की बात जो है वो भी निराली होगी। इस वक्त हमारे साथ राकेश जोशी जी भी मौजूद है। पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ऐसी क्या बात है इस वक्त महाकुंभ 2025 में जो ना केवल देश को बल्कि पूरे विदेश में हमारा डंका जो है वो बज रहा है और यूपी सरकार को खास साबित कर रहा है? सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है ये। धर्म का, आस्था का, श्रद्धा का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व को संचालित करने के लिए बार बार आपके द्वारा, सभी लोगों के द्वारा कहा है कि साधु संतों का विशेष सहयोग रहा, साधु संतों का विशेष योगदान रहा और बार बार उन्हीं लोगों का नाम इसमें आता है। तो सनातन धर्म को चलाने के लिए साधु संतों का विशेष सहयोग ना होते हुए सनातन धर्म पे जो भक्तगण आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, वही इस उत्सव को बना रहे हैं, वही उत्सव को चला रहे हैं। सनातन धर्म के इस उत्सव में शंकराचार्य का विशेष महत्व माना गया है। महाकुंभ में आप हर जगह सुन रहे हैं, साधु संतों का सुनने में आ रहा है, लेकिन शंकराचार्यों का कहाँ भी हमको सुनने में नहीं आ रहा है। इस सनातन धर्म के महाकुंभ की शुरुआत, इस सनातन धर्म के महाकुंभ में स्नान का महत्व सबसे पहले शंकराचार्यों का होता है, उसी के बाद साधु संतों का होता है। लेकिन हर जगह साधु संतों को महत्वता दी जा रही है। उस महापर्व का सबसे बड़ा योगदान जो है तीर्थ पुरोहित, उस तीर्थ पे जो भी बैठे हैं, वहाँ पे जो पुजारी गण हैं, उनका विशेष महत्व है। शंकराचार्य जी का महत्व है, उसके बाद साधु संतों का महत्व है। लेकिन इस सनातन धर्म को संचालित करने के लिए, इस बड़े महापर्व को चलाने के लिए साधु संतों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश पुजारी जी के द्वारा हमने बहुत अच्छा सुना। उन्होंने बताया था कि इस सनातन धर्म को चलाने के लिए सबसे पहले उस तीर्थ पे जो पुरोहित है, पुजारी है, उसके बाद संत,
इनकी महत्वता होती है, इनका महत्व होता है, इन्हीं का आगे का स्नान का, विधान का, पूजन का, संकल्प का, इनका सबका महत्व इन्हीं से संबंधित है। जी पंडित उपाध्याय जी, 2025 के बाद अब 2028 की ओर भी सारे भक्तगण देख रहे हैं। ऐसे में 2028 का जो सिंहस्थ उज्जैन में आयोजित होगा, वो क्या ये 30 किलोमीटर का जो शिप्रा घाट है इसी के इर्द गिर्द घाट बनेंगे, या कोई नई व्यवस्था जो है वो 2025 के नजरिए से हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि 2025 में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि कितनी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। क्या इससे भी उज्जैन में, या कह सकते कि मध्य प्रदेश कुछ सीख ले रहा है? देखिए, अभी जो कुंभ मेला प्रयाग में चल रहा है तो उसी को लेके अभी हमारे यहाँ के माननीय कलेक्टर महोदय जी और सभी लोग वहाँ पर गए थे। उन्होंने वहाँ पूरा जायजा लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तैयारियाँ पूर्ण हो गई है। क्योंकि क्या है कि उज्जैन का जो स्थान है, यहाँ पर त्रिवेणी घाट से लेकर के तो कालियादेव महल तक 28 तीर्थ बतलाए गए हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में आप देखेंगे तो 28 तीर्थ का उल्लेख दिया है। उसमें जो राम घाट, इसको पिशाच मोचन तीर्थ कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि अमृत की जो बूंद है वो शिप्रा जी में इसी स्थान पर गिरी थी। और जब जो साधु संत आते हैं तो आप देखेंगे कि नागा साधु जो भी रहते हैं वो सामने जो दत्त अखाड़ा घाट है वहाँ स्नान करते हैं, और वैष्णव संप्रदाय के संत हैं वो इस स्थान पर स्नान करते हैं। क्योंकि पहले की व्यवस्था में और अब की व्यवस्था में बहुत अंतर आ गया है। करोड़ों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने अभी हमारे आदरणीय पुजारी जी ने जो एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि उज्जैन के जो 28 तीर्थ हैं, उन्हीं तीर्थों पर सभी अखाड़े के जो संत महंत अपने अनुयायियों के साथ यदि क्रम वाइज स्नान करेंगे तो एक स्थान पर लोड नहीं होगा, स्थान सब बढ़ जाएंगे। चूंकि सब शिप्रा जी के घाट पर ही है तो प्रशासन को भी उसमें सहूलियत रहेगी, और पूरे उज्जैन में जो आनंद का वातावरण रहेगा, माहौल रहेगा, वो अपने आप में एक अद्भुत और अकल्पनीय रहेगा। तो सभी साधु संत यहाँ पर जब भी आते हैं तो सबसे पहले हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं और घाट के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनके जब निशान आते हैं तो उनको हम लोग संकल्प कराते हैं। वो संकल्प होता है विश्व कल्याण और जन कल्याण की कामना को लेकर के। तो उनके जो महंत रहते हैं, महामंडलेश्वर शंकराचार्य आते हैं, उनको हम संकल्प कराते हैं। उसके बाद वो सभी लोग यहाँ स्नान करते हैं। तो इसी कड़ी को देखते हुए जब 2028 में हमने अभी जो देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, सनातन धर्म के लोग वहाँ जा रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए सभी 28 तीर्थों पर क्रम वाइज सभी श्रद्धालु और संत महंत अपने अखाड़ों के साथ स्नान करेंगे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ उज्जैन में देखने को मिलेगी। मतलब 2025 के बाद 2028 में भी एक भव्य व्यवस्था जो है, भव्य महाकुंभ सिंहस्थ जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं खुद जब वहां पर मौजूद थी, मैं मौनी अमावस्या पर भी वहां पर मौजूद थी, प्रयागराज में महाकुंभ का हिस्सा मैं भी बनी थी। ऐसे में जब वहां पर भीड़ बढ़ रही थी, जब लाखों के बाद करोड़ों लोग हर दिन वहां पर पहुंचने लगे थे, तो वहां पर यह अनाउंसमेंट की जा रही थी कि अब आप लोग जहां पर भी मौजूद है, जिस भी घाट के किनारे पर है, अब वहीं स्नान कर लीजिए। वो गंगा स्नान, वो संगम स्नान ही कहलाएगा। लेकिन भक्तों का ऐसा मानना है कि जब तक वो लोग संगम नोज पर नहीं पहुंचेंगे उनका स्नान पूरा नहीं होगा। आप खुद एक महापुजारी हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या ये भक्तों का मानना सही है कि संगम में स्नान करने के बाद ही उनका स्नान पूरा होगा? संगम में स्नान जो करते हैं वो तो बात सही है, पर कोई जनहानि ना हो। और ये महाकुंभ तो ऐसा है कि अब का वहां का जो वातावरण और जो जलवायु, वहां की वायु भी ऐसी हो गई है, वो भी गंगा जी से ही निकल रही है। तो अगर आप भीड़ भाड़ में ना फंसे, किसी को धक्का धुम्मी करके आगे ना जाएं, अगर सरलता से आपको वहां पर जगह मिल रही है, सरलता से अगर आप स्नान कर पा रहे हैं, तो किसी भी जगह पर स्नान कर लीजिए। वो आपका संगम स्नान माना जाएगा। या वहां की जो हवा को ही अगर आप छू लेंगे, वहां के अगर वहां की चरण की धूल को ही अगर वहां पे उस धूल को ही अपने मस्तक पे लगा लेंगे, तो आपका गंगा स्नान हो जाएगा और अमृत स्नान हो जाएगा। मतलब संगम नोज तक नहीं भी अगर भक्त पहुंच रहा है, जहां भी जिस भी घाट पर स्नान कर रहे हैं, वो संगम स्नान ही होगा। बिल्कुल, वो संगम स्नान होगा। वहां पर जाना ही, वहां पर प्रयागराज की धरती पर पैर रखना ही, वहां की धूल को अपने सिर पर लगाना ही। अगर अत्यधिक भीड़ है तो, अगर भीड़ नहीं है और अगर आप अच्छे से वहां पर स्नान कर सकते हैं, तो फिर संगम में ही स्नान करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो भक्त जो इस वक्त IBC 24 देख रहे हैं, उनके लिए यही संदेश है कि आप जिस भी घाट पर मौजूद है, सुरक्षा के साथ वहां पर स्नान करिए। वो गंगा स्नान, संगम स्नान ही कहलाएगा। आपसे जानना चाहूंगी मैं, जादव जी,
जिस तरह से लगातार वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं, हम लोग अगर टूरिस्ट की बात करें तो वे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है क्या केवल वही पहुंच रहे हैं? क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं पूरा जो यूपी है वो इस वक्त एक स्पिरिचुअल हब बना हुआ है। काशी की बात करें या अयोध्या की बात करें, महाकुंभ की बात करें, जो भी व्यक्ति इस वक्त महाकुंभ पहुंच रहा है वो काशी और उसके साथ ही में अगर हम देखें तो अयोध्या जाए बिना वापस नहीं आ रहे, लोग बनारस के घाटों पर भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कितना जो हम लोगों का यहाँ पर अर्थव्यवस्था है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है और मैं ये मानता हूँ कि करीब 60% टूरिस्ट जो जा रहा है संगम में स्नान करने, कुंभ में, वो वहाँ तो जा ही रहा है, उसके साथ साथ इलाहाबाद, उसके साथ साथ अयोध्या, राम मंदिर, बनारस और यूपी के अन्य क्षेत्रों में भी जा रहा है, जिससे वहाँ के टूरिज़्म को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल रहा है और इकोनॉमी पे वो फ़र्क डाल रहा है। आज आप बात करें, अगर कुंभ की बात करें तो कुंभ में एक माला बेचने वाला को भी रोजगार मिला है और वहीं आज हम देख रहे हैं वहाँ पे अकोमोडेशन की अगर आप बात करें तो अकोमोडेशन वहाँ 100 रुपये, जो मेरे नॉलेज में है 100 रुपये पर बेड की भी व्यवस्था है। मतलब हर कैटेगरी के लोग, हर तबके, हर आर्थिक स्थिति के लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। वहीं से 100 रुपये के बेड से लेके तो वहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये पर नाइट के टेंटेजेस भी अवेलेबल हैं। तो इससे ओवरऑल जो यूपी का टूरिज़्म है उसको ग्रोथ मिली है और मतलब ये कहें जैसे अभी हम सुन रहे थे, जैसे न्यूज़ में भी है कि जो करोड़ों का आंकड़ा जितना था उससे ज़्यादा उसको क्रॉस कर चुका है और अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। तो बिल्कुल इससे एक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग, इकोनॉमी में अच्छा खासा बदलाव न केवल प्रयागराज बल्कि अन्य शहरों में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरह से हम पहले देख रहे थे कि युवाओं का जुड़ाव जो है वो संस्कृति से लेकर, सनातन से लेकर काफी दूर होने लगे थे। जो अपने आप में युवा थे वो कई और गतिविधियों में इंडल्ज हो रहे थे, लेकिन वे लोग सनातन से, भक्ति भाव से काफी दूर देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब वही युवा जो है वो महाकुंभ में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। युवाओं का ज़्यादा जो है सनातन धर्म के प्रति, धर्म के आस्था के प्रति मंदिरों में जाना, तीर्थ पे स्नान करना, ये ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है कि सनातन धर्म को युवा अपने स्तर से बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं। जी बिल्कुल उपाध्याय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक अलग ही वहाँ का वातावरण जो है हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो 45 करोड़ लोगों की वहाँ पर पहुँचने की अनुमान जो है वो लगाया गया था, जिसके चलते पूरे प्रयागराज के बाद जो ये महाकुंभ क्षेत्र था, जहाँ पर मेला क्षेत्र है, उसे एक अलग और अस्थायी जिला भी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे में वो अपने आप में कितनी खास बात है? क्या उससे देखकर भी हम लोग 2028 में कुछ नई व्यवस्थाएं करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसके पहले एक एरिया उसको कवर्ड किया जाता है। यदि हम यज्ञशाला बनाते हैं तो उसका भी एक माप होता है। तो इसी कड़ी में जब इलाहाबाद, प्रयागराज में जब ये कुंभ मेला हो रहा है तो वहाँ पर देवताओं के द्वारा प्राचीन समय से कुछ स्थान बताए गए हैं, जैसे त्रिवेणी संगम है वो तो है, पर उसके आसपास का जो पूरा तीर्थ क्षेत्र है वो अपने आप में एक ऊर्जा का वातावरण देने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से उसकी तैयारियां करके उस एरिया को पूरा कवर किया कि यहाँ पर आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वो कैसे संगम तक पहुँचेंगे। अगर जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो साधु महंतों को भी सभी को जगह अलाट की। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ उज्जैन में भी पूरा जो एरिया गवर्नमेंट कवर कर रही है, तो उसमें हमारे यहाँ देखते हैं कि जो पीछे का जो क्षेत्र है यहाँ पर से आगे 10 किलोमीटर तक नागा साधुओं के कैंप लगते हैं और मंगलनाथ क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय के कैंप लगते हैं। तो वहाँ से जब शाही स्नान के लिए वो लोग निकलते हैं अपने निशान ध्वज लेकर के, तो वो लोग यहाँ पर राम घाट पर आते हैं, तीर्थ पर आकर स्नान करते हैं। तो ये जो जैसी वहाँ पर व्यवस्था है वैसी यहाँ पर भी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन अपने स्तर पर काम चालू कर दिया है। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जिन भी संत महंतों को जो जगह दी जाती थी वो अभी वहाँ पर अपना बाउंड्री बना करके अपना एरिया कवर कर सकते हैं। और अब देख रहे हैं कि जो भीड़ बढ़ रही, तो ये बहुत आगे तक
ये उज्जैन का जो स्वरूप रहेगा उस समय वो एक बहुत विशाल नगरी के रूप में आप लोग देखेंगे। काफ़ी आगे तक इसका संत महंतों के कथाकारों के पांडाल लगेंगे, तो बहुत अद्भुत सिंहस्थ 2028 में हमारे यहाँ देखने को मिलेगा आपको। जी पुजारी अशोक जी, आपसे मेरा एक सवाल है। जिस तरह से हम लोग लगातार तैयारियों को भी देख रहे थे 2025 महाकुंभ की, उस दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था कि जो मेला क्षेत्र होगा, जो महाकुंभ का पूरा एरिया होगा, वहां पर एक सनातनी देश की झलक जो है वो देखने को मिलेगी, एक भव्य स्वरूप सनातनी देश का देखने को मिलेगा। क्या वो जो स्वरूप है अब वो पूरा हो चुका है? क्या इसी स्वरूप की बात की जा रही थी? बिल्कुल हाँ, वही स्वरूप वहाँ पर देखने को मिला है, पूरा सनातनी स्वरूप देखने को मिला है। और जो सनातन में जिस प्रकार से वहाँ पर कार्य हुए हैं सारे सनातन के हिसाब से ही हुए हैं। और अब 2028 में जो उज्जैन में सिंहस्थ भरने वाला है उसके लिए भी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी तैयार हैं। उज्जैन में भी चारों ओर रोड बनने लग गई है। अभी इंदौर उज्जैन रोड जो है वो 6 लेन होने जा रहा है, उसका भी कार्य चालू हो गया है। साथ में जो आसपास के जैसे गरोठ रोड एक बन गया है, बननगर की तरफ से भी जो बननगर से भी एक 4 लेन आ रहा है, ऐसे सारे रोड बन रहे हैं। और यहाँ पर अभी कल ही मैंने पढ़ा है कि जो सिंहस्थ क्षेत्र है उसको प्रॉपर, पहले तो हर बार 12 साल में सिंहस्थ क्षेत्र को फिर से हटा दिया जाता था, पर अब वो पूरा परमानेंट नए स्वरूप में बनेगा। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी उसमें रोडें बनेगी और 10% जो उसमें संतों को 10% उसमें निर्माण कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर एक मास्टर प्लान तैयार हुआ है जो उज्जैन प्रशासन द्वारा, उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और ये सिंहस्थ क्षेत्र पूरा उसके अंदर आ जाएगा। साथ ही पिछली बार मैंने देखा था कि जो सिंहस्थ क्षेत्र था उसमें तो खूब रंग रोगन था, खूब लाइट वगैरह थी, पर जो मेन उज्जैन है उसमें उतनी व्यवस्था नहीं थी। तो इस बार मेरा ऐसा निवेदन रहेगा कि पूरा जो उज्जैन है पूरा ही तैयार हो, सिंहस्थ क्षेत्र तो तैयार हो, साथ में जो उज्जैन सिटी है उसको भी अच्छे से तैयार किया जाए, उसमें भी लाइट और विद्युत सज्जा की जाए, उस पर भी रंग रोगन किया जाए और एक तरह की थीम रखी जाए। जी बिल्कुल। तो किस तरह की तैयारियां होगी वो तो आप भी और हम भी देखेंगे। फिलहाल 2025 में भी किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है वो हम देख रहे हैं। हेमेंद्र जी, आपसे मेरा एक सवाल है। पिछली बार के मुकाबले इस बार डिजिटली हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है। डिजिटली की अगर बात करें तो डिजिटल न्यूज़ से हटकर हम लोग सोशल मीडिया की बात करें तो कई सारी हमें वहाँ से भी खबरें मिलती रही है, चाहे फिर वो वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की संख्या की हो या वहाँ पर की गई व्यवस्थाएं की हो। अगर हम देखें तो डिजिटली जो हमारा बदलाव हुआ है इससे हमें कितना सहयोग मिला है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये एक चुनौती भी थी ताकि हम उससे उभर कर बाहर आ सकें? देखिए, आजकल हर क्षेत्र में ही डिजिटल का एक मुख्य भूमिका हो रही है। वो अब मैं बात करूं कि भले ही अगर कोई संत भी हैं तो उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनके भी चैनल है, उनका भी एक टीम है जो डिजिटली उसको ऑपरेट करती है। तो हर प्रोडक्ट आज कहें, भले वो टूरिज्म प्रोडक्ट है, भले वो संगम है या कुछ भी है, आज एक डिजिटल, आज एक जो ब्लॉगर्स हैं, आज जो इंस्टा है और रील्स जो होती हैं वो सभी को अट्रैक्ट करने में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। इसी तरह से जैसे जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर डिजिटली उसको संगम को कवर किया जा रहा है, उसको उसकी सुविधाएं, उसका बारे में डिटेलिंग जो हो रही है, उससे मैं सोचता हूँ जो अगर जाने वाले हैं उनको तो सुविधा मिल ही रही है, बट जो अगर बैठे हैं तो उसमें से कई जो टूरिस्ट हैं वो उसको देख के भी आकर्षित हुए हैं। कि लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कई लोग उसे देखकर घबराए भी हैं? जिस तरह की जब भीड़ वहां पर बढ़ी थी तो उसका एक ऐसा इम्पैक्ट हमारे सामने आया था कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भीड़ पर भी देखने को मिला था। नहीं, वो कुछ समय के लिए वो बिल्कुल ऐसा था, कुछ घटनाएं जैसे हैं और कुछ भीड़ की जैसे आपने चर्चा की, तो हाँ उसमें कुछ समय के लिए फ़र्क जरूर लोगों ने सोचना पड़ा था। बट उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी किसी तरह भी टूरिस्ट को किसी भी तरह की संशय या किसी भी तरह की, जो जिस तरह से प्रशासन ने जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि डिजिटली उसको भी अगर प्रसारित किया गया था तो डिजिटली अभी की व्यवस्थाएं भी दिखाई जा रही हैं। कल भी मैं कोई चैनल देख रहा था तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित हैं और टूरिस्ट का उसमें कोई डाउनफॉल
अब नहीं आया है और बढ़ी रहा डाउनफॉल नहीं है। है, और ये भी कह सकते हैं कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वे लोग भी इस तरह के ही मैसेजेस वहां से दे जो असली में वहां की स्थिति है, ताकि घर बैठे लोग जो हैं वो वहां जाने से घबराए ना। और जैसे कि अशोक जी ने भी कहा था, जहां पर भी आप डुबकी लगाएंगे प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में, वो संगम डुबकी ही कहलाएगी। तो भगदड़ का हिस्सा ना बने, इस तरह की स्थितियां वहां पर उत्पन्न ना होने दें। आपसे जानूंगी उपाध्याय जी, एक आखिरी स्टेटमेंट, 2025 का ये जो कुंभ है वो हमारे 2028 के कुंभ को जितना अलग बनाएगा वो और कितना भव्य स्वरूप लेगा? 1 मिनट में जल्दी से आपका जान। देखिए, लगातार सनातन धर्म में लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि करोड़ों, जितना सरकार ने एक आंकड़ा तय किया उससे कई अधिक, सर्वाधिक लोग वहां आए हैं। वो सभी अपने अपने स्तर पर सभी को लाभ मिल रहा है। हमने देखा एक माला बेचने वाली लड़की जिसको कल तक कोई नहीं पहचानता।